आपको दिखाते हैं एलएसी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में कैसी चल रही है रनिंग कमेंट्री। विपक्ष का दावा, हमारे सवाल भारतीय सेना का अपमान नहीं, चीन पर मोदी सरकार की ढुलमुल नीति पर प्रचंड प्रहार है। तो क्या तवांग के कंधे पर बंदूक रखकर केंद्र सरकार पर चलाई जा रही आरोपों की गोली से सेना का कोई लेना देना नहीं? अफवाहों का बाजार गर्म कब होता है? जब पारदर्शी तरीके से सरकार जनता से संवाद नहीं करती और संसद में संवाद नहीं होता। अब रक्षा मंत्री का जो स्टेटमेंट था उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो अखबार में नहीं छप चुका था, तो उनको एक्चुअली एक तो 5 दिन तक स्टेटमेंट नहीं दिया, सदन चल रहा है। तो ये जब से देश आजाद हुआ है, सदन के अंदर सरकार को तथ्य रखने पड़ते हैं और हम तो कहते हैं हम सेना के साथ हैं और सरकार के साथ हैं। अगर चीन को मुंहतोड़ जवाब देना है तो इसमें सबकी एक राय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ अंश छिपाना, कुछ ना बताना और लगातार इस प्रकार की घटनाक्रम कई महीनों से चल रहे हैं, कई साल हो गए, तो हम लोगों को स्टैंड लेना चाहिए। हम विपक्ष के आरोप के बारे में बात करें उससे पहले एलएसी के करीब दिया गया पीएम मोदी का बयान सुनवाते, जिसमें चीन को लेकर आगे का पूरा रोड मैप मौजूद है। बिना नाम लिए मोदी ने चीन से लेकर सवाल उठाने वाले विपक्ष को सीधा संदेश दे दिया। मतलब ये एक तीर से 2 निशाने लगा दिए। देश में ये सोच रही है कि बॉर्डर एरिया में विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दुश्मन को फायदा होगा, ये सोचा जाता था। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, क्या ऐसा भी कभी सोचा जा सकता है? पहले की सरकार की सोच के कारण नॉर्थ ईस्ट समेत देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई। लेकिन आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। ये अरुणाचल प्रदेश का नेचीफू टनल है। 500 मीटर की एक ऐसी सुरंग जो कि 8 किलोमीटर का रास्ता छोटा करती है। ये एक ऐसा हिस्सा हुआ करता है जहां पर ठंड के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में बहुत घना कोहरा होता है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स इस रूट पर हुआ करते थे और इसीलिए ये जो आधे किलोमीटर का रास्ता जब 8 किलोमीटर के रास्ते को बाईपास करेगा तो सीधे तौर पर उसका मतलब ये हो जाएगा कि सामरिक रूप से अगर हमारे जो फौजी गाड़ियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं, सैन्य काफिले बढ़ रहे हैं, आम लोग बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि पैदल लोगों के लिए भी यहाँ पर किनारे पर व्यवस्था की जाएगी, तो वो सारी चीजें इस टनल को बहुत महत्वपूर्ण बनाएंगे। एलएसी पर क्या चल रहा है, देश को प्रधानमंत्री ने बताया। अगर जंग हुई तो भारतीय सेना क्या करेगी, ये सेना ने देश को समझाया। As a military man, we are always prepared to safeguard our nation, whether in peace or in conflict. Our primary task is to ensure territorial integrity of the country against any external threat as well as internal threat. So I would say that we are prepared for all eventualities and all contingencies. चीन से निपटने की रणनीति को लेकर सरकार और सेना एक पेज पर है, लेकिन विपक्ष को लगता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। हमारी फौज स्ट्रांग है, बहादुर है, मगर हमारी सरकार बड़ी कमजोर है चीन के मामले में। और पार्लियामेंट डिबेट क्यों नहीं करना चाहते आप? इतना बड़ा मसला है हमारा, और फिर हमारा जो ट्रेड बढ़ रहा है, इम्बैलेंस ट्रेड चीन से बढ़ रहा है, तो मोदी सरकार ने कहा कि हम टिकटॉक को बैन कर दिया। क्या मजाक है ये? इस साल 2022 में $65 बिलियन का इंपोर्ट हुआ है चीन से, तो चीन का नाम ही लेना चाहती मोदी सरकार। ओवैसी की माने तो चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है, तो वहीं मोदी सरकार पर कांग्रेस के आरोपों वाली सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। आखिर चीन के पास मोदी जी का ऐसा क्या राज है कि मोदी जी चीन से डरते हैं? ये गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे तब का राज है या उसके बाद का राज है, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है और पूरे विश्व को मालूम है कि चीन से प्रधानमंत्री मोदी घबराते हैं, मुंह नहीं खोल पाते हैं, आंख
लाल तो छोड़ दीजिए, आंख उठाकर बात नहीं कर पाते हैं। जो कम से कम वो लोग तो प्रश्न ना उठाएं जो डोकलाम की घटना के समय किनके साथ पाए गए, क्या पीते पाए गए, किस देश के वो अधिकारी थे, किन देश के लोगों से उन्होंने फंडिंग ली। राहुल जी, क्या चाइना के अधिकारियों के साथ आप थे? क्या भारतीय सेना के ऊपर उस समय प्रश्न चिन्ह आप खड़ा कर रहे थे? क्या चाइनीज दूतावास से फंडिंग राजीव गांधी फाउंडेशन ने ली? अब बीजेपी ने भी जबरदस्त पलटवार शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए की सरकार थी, तब ऐसे सेंसिटिव विषयों पे चर्चा नहीं की जाती थी और क्लैरिफिकेशन भी नहीं मांगा जाता। इस बार भी माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट रूप से अपना बयान रखा, सदन के समक्ष सब जानकारियां रखी। मैं समझता हूं उसके बाद ये विषय को विराम देना चाहिए था। उसके बदले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारी आर्मी को डिमोरलाइज कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार के ओछे बयान दिए, उससे मैं समझता हूं हमारे सैनिक बलों का, सेना का मनोबल टूटता है। जो पप्पू हैं वो चाइनीज चप्पू जैसे बनते जा रहे हैं। अब उनसे तो यही कहेंगे कि गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ऐ पप्पू जी ये जुर्म न कर। तो ये जो गैरों पे करम है और अपनों पे सितम है, जो हमारे भारत के विरोधी लोग हैं उनकी सुर में सुर मिलाना और हमारे भारत के सुरक्षा बलों को, भारत के हितों को का मजाक उड़ाना, ये मुझे लगता है कि उनके हित में भी नहीं है। मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है, देश की सेना से जुड़ा है। ऐसे में सवाल ये है कि ऐसे मुद्दों पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? आज तक ब्यूरो। तो आपने देख लिया भारत और चीन को लेकर किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग जारी है। लेकर चलते हैं आपको अब मध्य प्रदेश, जहां पर अगले साल होने हैं विधानसभा के चुनाव और मदरसों पर वहां पर छिड़ गई है महाभारत। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने राज्य के मदरसों पर नजरें तो काफी पहले से टिका रखी थी, लेकिन अब एक्शन के आदेश भी दे दिए। राज्य के गृह मंत्री ने ऐलान किया है कि मदरसों में पढ़ाई जाने वाली पठन सामग्रियों की जांच की जाएगी और इसकी जिम्मेदारी हर जिले के डीएम की होगी। मदरसों की जो पठन सामग्री है उसे हम कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा लें और उसकी व्यवस्था सुनिश्चित रहे, पठन सामग्री भी व्यवस्थित रहे, आपत्तिजनक रहे, ऐसा भी सुनिश्चित करने पर विचार। दरअसल मध्य प्रदेश के बाल संरक्षण आयोग ने हाल ही में कुछ मदरसों का औचक निरीक्षण किया था और पाया था कि वहां पढ़ाई जा रही कुछ सामग्रियां आपत्तिजनक है। इसके बाद गृह मंत्री ने बयान दिया कि बच्चों के पाठ्यक्रम में विवादित विषयों की किताबें शामिल न हो। उधर शिवराज सरकार के फैसले के बाद कांग्रेस आग बबूला है। पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि अगर मदरसों की जांच होती है तो सरस्वती शिशु मंदिरों की जांच क्यों नहीं? किसी मदरसे में कोई भी ऐसा आपत्तिजनक कोई भी लिटरेचर न था न है। रहा सवाल जांच कराने का, तो मैंने तो बहुत पहले कहा था सब जगह चलो जांच कराने। मैं चलता हूँ 6-7 साल से मदरसों को ग्रांट नहीं दिए, ग्रांट भी दे दो। साथ में संघ के द्वारा चलाया जा रहा शिशु मंदिर भी तो चेक कर लो, उसमें क्या पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, क्या शिक्षा दी जा रही है, वो भी देख लो। उधर मध्य प्रदेश के मदरसा संचालक गृह मंत्री के ऐलान से हैरान है। मदरसों को जो पाठ्यक्रम जो मिलता है ये निःशुल्क मिलता है राज्य शिक्षा केंद्र की निगरानी में। राज्य सरकार ही उपलब्ध कराती है, राज्य सरकार उपलब्ध कराती है। राज्य शिक्षा केंद्र की निगरानी में मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम इस किताब को तैयार करता है। हाल ही में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया है, जिसको लेकर खूब सियासी बवाल हो रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी भी मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन योगी सरकार दलील दे रही है कि जो भी किया जा रहा है मदरसों की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। आज 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए पूरी ईमानदारी से धरातल पे काम किया है। खास तौर पर मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए लगातार हमने ठोस कदम उठाए हैं।
आज मदरसों में हमारा बच्चा दीन और इस्लाम की तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी लेता है। हमारे मदरसों का बच्चा वो डिजिटल भी जुड़ रहा है। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के बाद मध्य प्रदेश में भी सर्वे की मांग हुई है, लेकिन मदरसा कल्याण संघ लगातार विरोध कर रहा है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। मदरसे के सर्वे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो चली है। अगले साल चुनाव भी है, मामला और गहराएगा भी। लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश से बिहार, जहां पर मौत बांटने वाली शराब फैक्ट्री पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। डैमेज कंट्रोल की कवायद में बिहार सरकार लग गई है। किस तरह से आज पूरे दिन छापेमारी की कार्रवाई चलती रही, हमारे संवाददाता रोहित सिंह की यह रिपोर्ट देखिए। जहरीली शराब कांड में पूरे प्रदेश में अब तक 80 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और ऐसा लगता है कि इतनी सारी संख्या में मौतों के बाद ही सरकार की नींद खुली है और अब जगह जगह पर रेड और छापेमारी की जा रही है। इस वक्त हम एक लाइव रेड में मौजूद हैं और हम छपरा के डोरीगंज से इस वक्त यहां निकले हैं। टारगेट क्या है, प्लान क्या है आप लोग का? टारगेट वहाँ पे जो भी भट्टी है, शराब जो निर्माण होता है उसको ढूंढना और विनष्ट करना। डोरीगंज से चलने के बाद इस वक्त आज तक की टीम पहुंच चुकी है बलुआ दियारा में। आधे घंटे तक हम गंगा नदी में हम स्पीड बोट पे सवार होकर पहुंचे हैं बलुआ दियारा और यहाँ जानकारी मिली है कि यहाँ पर अवैध रूप से शराब का निर्माण चल रहा है। कुछ इनपुट मिला है जो स्थानीय प्रशासन है और उनसे ही जानते हैं। राजकिशोर जी, आप लोगों को क्या इनपुट मिला है? हम लोग यहाँ पे इस वक्त आए हैं। हम लोगों को इनपुट मिला है कि इस इलाके में अभी भट्टी एक्टिव हो। और आप ये देख सकते हैं ये ड्रोन कैमरा, इस ड्रोन कैमरे को अब इस पूरे इलाके में उड़ाया जाएगा और फिर ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कहां कहां कौन कौन से क्षेत्र में अवैध शराब का निर्माण होता है। ये सब एक तरीके से कहें तो वीरान ये पूरा इलाका है, सुनसान इलाका। इंसान शायद ही आपको इस इलाके में दिखते हो और इसीलिए शराब तस्करों के लिए या फिर शराब माफिया के लिए ये एक सेफ हेवन के तौर पर ये पूरा का पूरा जो है वो क्षेत्र है जहां पर अवैध शराब निर्माण किया जाता है। और आप देखिए आगे बलुआ दियारा पहुंचने के बाद हम तकरीबन 5 किलोमीटर पैदल चलकर दियारा के अंदर पहुंचे हैं तो हमें वो ठिकाना मिल गया है जहां पर अवैध शराब की फैक्ट्री मौजूद है। आप यहां पर देखिए उत्पाद विभाग की जो टीम है उसने यहां पर वो ठिकाने पर पहुंच चुकी है जहां पर अवैध शराब बनाया जाता था, निर्माण होता था और जो अवैध शराब बनाने में जो चीजों की जरूरत होती थी वो तमाम चीजें जो है यहाँ पर जो है वो मिली है। तो देख सकते हैं इस इलाके में कच्चा मटेरियल यहाँ पर मिल गया है और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर खुदाई की जा रही है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे देखिए यहाँ गुड़ का जो रस है ये देखिए यहाँ पर सड़ाया जा रहा है और इसी से जो है कई प्रक्रिया के बाद शराब का जो है वो निर्माण होता है। वो जो आप बड़ी बड़ी पॉलिथीन देख रहे हैं नीले रंग की, उसमें भी शराब बनाने के लिए जो सामग्री की जरूरत होती है उसको भी पानी के अंदर इस तरीके से छुपाया गया है। और यहाँ देखिए मशीन की मदद से यहाँ पर खोदा जा रहा है और जो कच्चा माल यहाँ पर जो छुपाया हुआ है उसको यहाँ पर इस मशीन के जरिए देखो निकाला जा रहा है। एक जगह पर शराब का जो फैक्ट्री था उसको नष्ट करने का जानकारी मिली है कि एक नई जगह पर पास में ही यहाँ पर एक और शराब को छुपा कर रखा गया। हम वहीं पर इस वक्त पहुंच रहे हैं। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखिए जो जानकारी मिल रही है कि इसके अंदर शराब छुपा के रखा गया है। देखिए संभावना है, उत्पाद विभाग की टीम यहाँ पहुंची है और संभावना जताई जा रही है कि यहीं पर देखिए शराब छुपाकर रखा गया है। घने पेड़ के नीचे यहाँ पर उन लोगों ने ये ठिकाना बनाया है जहां पर कच्चा माल को छुपाया गया है ताकि ड्रोन की नजर से बच सके, और फिर ड्राम को मिट्टी में गाड़ा गया है, जमीन के अंदर गाड़ा गया है, और फिर इस सभी 3 ड्राम जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3 ड्राम को यहाँ पर मिट्टी से भी ढक दिया गया है। कच्चा माल, यूरिया, सब कुछ यहाँ पर जो है छुपा के कैसे रखा गया था वो हम आज तक की कैमरों में कैद कर रहे हैं और दिखा रहे हैं किस तरीके से ऐसी यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है जो जहरीला है, और ऐसी शराब पीने से लोगों की बिहार में मौत हो रही है। कैमरा पर्सन आनंद कुमार के साथ रोहित सिंह, बलुआ दियारा, छपरा आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।